वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 जो कि 13 नवंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है समानता यानी इक्वलिटी। अब आपका जो चैप्टर है राजनीति विज्ञान का उससे ये लिया गया है। इससे पहले भी हमने सार्वभौमिक मताधिकार और समानता के बारे में पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं पढ़ी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और उसके बारे में और अच्छे से हम वहाँ विस्तार से हमने समझाया है। तो आज इस वर्कशीट में हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक कथन दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे समझते हैं और पढ़ते हैं। थोड़ा इसे और बड़ा कर लेते हैं, अब आप सबको दिख जाएगा। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आपको अपने आत्मसम्मान को यानी जो आपकी गरिमा है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था गरिमा क्या होती है, तो आपको अगर गरिमा को दांव पे लगाकर अगर आपको अपना जीवन जीना है तो यह बहुत ही निंदनीय अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है और अगर किसी व्यक्ति का यानी इज्जत ही नहीं है, गरिमा ही नहीं, आत्मसम्मान ही नहीं है तो वो व्यक्ति एकदम बेकार है, नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। और अक्सर होता है कि अगर आपको आत्मसम्मान पाना है और अपने जीवन में आत्मसम्मान को बनाए रखना है तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों को जो हमारे सामने रास्ते में आती हैं उनसे क्या विजय प्राप्त करनी होती है, यानी उनको जीतना होता, कठिनाइयों को सामना करना होता, उनको हटाना होता है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। करें केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति को क्या मिलता है? बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप हमारे जैसे मान लीजिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको आज बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान है, इनका पूरा सम्मान है, देश में इनकी गरिमा है। तो ऐसा नहीं है कि ये पैदा होते ही प्रधानमंत्री बन गए थे, इतनी इनकी ज़्यादा गरिमा थी। ये बचपन में ही हम सब मतलब एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे, बड़ी कठिनाइयों के साथ जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, निरंतर संघर्ष किया और कई सारी संघर्षों को, कई सारी समस्याओं को जो उनके सामने आई उनको जीत करके चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने। तो एक बहुत लंबा इनका संघर्ष रहा, उसके बाद तब जाके इनको आज पूरी दुनिया में इतना सम्मान मिलता है। तो यह केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। अब देखिए ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, हर बच्चे को जैसा आपको समझना चाहिए कि मनुष्य नाशवान है, यानी जो भी हम लोग हैं हम एक ना एक दिन मर जाएंगे, लेकिन हमें अपना जो एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्श को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में अपने जीवन का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। किसी साहसी व्यक्ति एवं के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखते होंगे बहुत से जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनके लिए आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है और उसके बिना उनका जीवन बेकार होता है। अब देखिए सीमा पर हमारे जवान क्या होते हैं? अपने देश की रक्षा के लिए, देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो अपने जान तक गंवा देते हैं। क्यों? देश की और अपने आत्मसम्मान की। अगर वहाँ से वो भाग जाएं तो पूरा समाज या देश उनको क्या कहेगा? भगोड़ा कहेगा। तो उनका आत्मसम्मान के बिना उनका जीवन एकदम बेकार हो जाएगा। तो ये क्या आत्मसम्मान क्या है और आत्मसम्मान क्यों ज़रूरी है, इस संविधान में हमारे इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं कि हम समानता हमारे पास आए, हम सबको समान दृष्टि से देखा जाए, सबको समान अधिकार प्राप्त हों, इस पर चर्चा है आज इस वर्कशीट में। अब देखिए समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या? पहला देखिए कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। समझ गए कि नहीं? आपकी मतलब कानून जो है, संविधान में जो कानून दिए गए हैं, जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उसके अनुसार हर व्यक्ति समान है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, कानून की नज़र में वो समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है।
यानी किसी व्यक्ति के साथ जो कानून या किसी तरीके की जो संस्थाएं हैं वो इसलिए भेदभाव नहीं करेंगी कि वो किसी निम्न जाति का है या किसी दूसरे धर्म का है या उसका वंश कोई दूसरा है, वो किसका कोई जन्म स्थान अलग है। इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकेंगे या कर सकते हैं, यानी जो भी व्यक्ति हैं। पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, जो क्या बोलते हैं अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी। तो जो निम्न जाति के लोग होते थे या गरीब होते थे तो उनको निम्न जाति के लोगों को उच्च जाति के लोगों के यहाँ कुएँ हैं, उनके बर्तन हैं, उनके जो उपयोग की वस्तुएँ हैं, समझ गए, खाने की चीज़ें हैं, तो ये सब अस्पृश्य माने जाते थे। इनको छूने का अधिकार नहीं था, इनको मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। लेकिन संविधान ने कहा नहीं, जो सार्वजनिक, इनके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है, समझ गए कि नहीं। विद्यालय जो होते थे उसमें भी भेदभाव होता था, हैं, जो निम्न जाति के बच्चे होते थे उनको पीछे बिठाया जाता था। तो ये सब अब विद्यालयों में जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे हॉस्पिटल हो गया, कोई भी जगह हो गई, वहाँ पे सबको समान स्थान मिलेगा, सबके लिए वो समान है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, और यानी अस्पृश्यता आर्टिकल जो संविधान में मूल अधिकार में अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें क्या किया गया है, जो अस्पृश्यता थी यानी छुआछूत थी उसको समाप्त कर दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ अस्पृश्यता या छुआछूत का व्यवहार करता है उसे दंडित करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं, हाँ थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। कैसे? देखिए, समानता के जो अधिकार इनको कैसे दो तरीके से लागू किया। पहला क्या है, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाजनक समाजों की मदद करके। यानी दो प्रकार है, एक में सरकार क्या करती है, कानून बना देती है, और दूसरे में जो जिनको सुविधाहीन समाज है के लोग हैं उनको मदद पहुंचा के। अब कैसे? जैसे सरकार ने अस्पृश्यता का कानून बना के अंत कर दिया, यानी अब ये है जो करेगा उसे दंडित किया जाएगा। तो यानी इस तरह से समानता आ गई समाज में, समझे कि नहीं। और दूसरी चीज़ है, मान लीजिए कि जैसे कई सारे गरीब और वंचित वर्ग हैं, समझ गए कि नहीं, वो विद्यालय में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। विद्यालय में तो सबको समान है, लेकिन वहाँ तक उनकी पहुँचने की मतलब उम्मीद ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे गरीब होते हैं, उनको बचपन से मजदूरी में लगा दिया जाता है। तो सरकार उनको क्या करती है, योजना बनाती है, छात्रवृत्ति देती है, हैं। जो SC ST वर्ग हैं, गरीब है बच्चे हैं, उनको क्या करती, छात्रवृत्ति देती है। यानी वो फ्री में जाके उनको 1000-2000 मिलती है, या वो वहाँ चले जाएं। ऐसे ही आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे आपके विद्यालय में भी छात्रवृत्ति मिलती होगी, या आप जिस राज्य से वहाँ हैं वहाँ को भी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। आप देखेंगे कि सरकारें, जैसे यूपी सरकार पहले लैपटॉप बांटती थी, बिहार में सरकार बच्चियों को वो साइकिल देती है ताकि वो स्कूल तक जा सकें। यानी उस तरह से भी, दूसरी तरीके से भी उनको समान, लोगों के समान लाने का प्रयास सरकारें करती हैं। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने भी उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं उन्हें अब अधिक अवसर प्राप्त हो। तो जैसा मैंने समझा दिया वही बात यहाँ कही गई है। अब जैसे एक योजना दिया गया, क्या आपके विद्यालय में आपने देखा होगा, मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था की गई है। बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों में दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई, 2001 में तमिलनाडु में। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इस अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव ये हैं। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। अब जानते हैं जो गरीब बच्चे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता था या एक सुबह शाम मिलता था, तो अब वो बच्चे क्या हैं, सुबह हल्का सा भोजन की मतलब करके और विद्यालय अब आ जाते हैं, क्योंकि उनको दोपहर में पूरा अच्छा भोजन मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है। तो इससे बच्चों का तो विद्यालय में नामांकन भी बढ़ गया, वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उनको भोजन भी मिल रहा है। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूल में मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। अब दूसरी चीज़, जातिगत पूर्वाग्रह कैसे, जैसे उच्च जाति के लोग नीच जाति के बच्चों के जो बच्चे होते थे वो भेदभाव करते थे। अब एक ही विद्यालय में उच्च जाति का नीच जाति का जो भी बच्चे हैं सारे एक साथ मिलके खा रहे हैं, तो उनके अंदर जो जातीय
ऊंच नीच की भावना थी वो समाप्त हो गई है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि ये चीज़ें कानूनी, अब हमको पता है कि कानून में क्या करना, किसी को मारना, किसी को अपमान पहुंचाना अपराध है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो ऐसे ही अभी भी लोग असमानता का व्यवहार हमारे समाज में करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। यानी कि पूरी तरीके से केवल सरकार के भरोसे ये चीज़ समानता नहीं लाई जा सकती है। हम सबको, हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि कोई भी इस दुनिया में किसी से कमतर नहीं है। हर व्यक्ति को सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, अपंग हो, समझिए कि नहीं, जैसा भी उसकी स्थिति हो, लेकिन वह सम्मान का अधिकारी है। हमें उसको समानता के साथ पेश आना चाहिए, सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना निरंतर संघर्ष की प्रक्रिया है। एक दिन में समानता नहीं आती। इसीलिए आप देखेंगे अभी भी लोग समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार कार्यक्रम में चला रही, नए नए कानूनों में संशोधन कर रही है ताकि लोगों, समाज में समानता आ सके, लोगों के अंदर जो असमानता के भाव हैं वो दूर हो सकें। अब बच्चों, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख करिए। ऊपर देखिए 4 प्रावधान दिए गए हैं, आपको ये लिख देने हैं 4 पॉइंट। आगे, मध्याह्न भोजन योजना किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। आपको पता है मध्याह्न भोजन योजना किस प्रकार से सहायता लाने में सहायक हुई। देखिए, स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूल में जाना शुरू किया, ये भी हो गया। मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा, उनकी उपस्थिति से सुधार आया और कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों की सहायता मिली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो अब बच्चों, आपको उपाय बताने हैं कि और कौन कौन से उपाय हैं। आप सोच के, आप अपने दिमाग में जो भी कुछ आए, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये ना लगे कि हम गलत लिख रहे हैं। आपके जो भी आए कि कैसे आपके समाज में ऊंच नीच का ये जो असमानता है या जातिगत असमानता है, भेदभाव है, कैसे इसको दूर किया जाए, आपको उस पर कुछ लिखना है। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक और अपने जो भी और भी लोग हैं पढ़ने में इच्छुक हैं उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वर्कशीट का लाभ ले सकें। धन्यवाद।